हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 40 शानदार प्रश्नों के साथ फिर मैं एक बार वीडियो लेकर आ गया हूं। इसमें से कम 30 प्रश्न कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। तो कितने क्वेश्चन सही करेंगे वो स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है, ये आपको बताना है किस देश के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। यूएसए के संविधान से ही न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है और यहाँ से ही फंडामेंटल राइट भी लिया गया है जो हमारे संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में हम लोगों को पहले 7 मौलिक अधिकार मिले थे जब संविधान लागू हुआ था उस समय से, लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार, उसे मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर अब उसे संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में डाल दिया गया है। वो आर्टिकल 300 में उसे रख दिया गया है। ठीक, और आप सभी लोगों को पता है कि ये कब किया गया था। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। अब आपके पास 6 मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में दिया हुआ है। 6 मौलिक अधिकार, ये याद रखिएगा। और जो ये न्यायिक समीक्षा है इसका भी अवधारणा यूएसए के संविधान से लिया गया है। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। स्टेट और जो सेंटर में रिलेशन है या जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कनाडा के मॉडल पर है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कौन थे, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी में इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, संविधान के पिता भी कहा जाता है भारतीय संविधान के। तो ये संविधान के किस भाग को हृदय या आत्मा कहते थे, ये कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद। ठीक, तो ये आपको बताना है। ये कहते थे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 देखिएगा, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो उसके थ्रू उसको बहाल करने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के साथ आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो ये संविधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो राज्यों को समेकित निधि से सहायता देती है, ये किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ऐसी करती है। तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है जो कि आर्टिकल 230 में वर्णन है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अभी 15वां वित्त आयोग जो है, जो 2020 से लेकर 2025 तक रहेंगे, ये NK सिंह है, ये भी याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन में इसकी वित्त आयोग। तीसरे का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, कहाँ पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग आपको संसद द्वारा लगाया जा सकता है। किसके द्वारा लगाया जा सकता है, संसद। और संसद में कौन कौन शामिल हो जाएगा, तो लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे हम संसद बोलते हैं तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो राष्ट्रपति खुद थोड़े ना अपने पर महाभियोग लगाएंगे, तो उसमें आपको राज्यसभा या लोकसभा द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग में इसकी राष्ट्रपति को हटाना अपने पद से। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है। संसद में जो रखे जाने वाले कोई विधेयक है ये धन विधेयक है। धन विधेयक के मामले में आपको कौन बताता है कि यह धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक, संसद में जो प्रस्तुत विधेयक होता है, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। और धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिक शक्ति दिया गया है, राज्यसभा मात्र 14 दिन दिया जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे मोडिफाई कर भेजना होता है। अगर नहीं भी भेजता है तो वो माना जाता है कि पास ही हो गया है। तो ये आपको कौन करता है कि धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा के अध्यक्ष, ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 के आंसर हो जाएगा सी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम प्रकाश बिरला है। जो 2019 में हुआ था चुनाव, वो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन पूछता है, या लोकसभा के सबसे पहला अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, और सबसे पहले महिला जो थी ये मीरा कुमार थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। महावीर स्वामी यति कब कहलाए। महावीर स्वामी जो है ये यति कब कहलाए थे, ये आपको बताना है। महावीर स्वामी कब यति कहलाए थे। तो महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और ये यति घर त्याग करने के बाद ही कहलाए। क्या कहलाए, घर त्याग करने के बाद ये आपको यति कहलाए। ठीक, तो 6 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पहला नंबर, आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था, और इसका ये किसने किया था आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में? तो ये किया था पंडित रमाबाई ने। कौन? पंडित रमाबाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू, ये भारत के पहली महिला राज्यपाल थी, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ये भी ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जब आज़ादी से पहले। ऐसे आप याद रखिएगा कि अगर पूछे सबसे पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, लेकिन सबसे पहले भारतीय महिला पूछे तो ये आपको सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून सम्मत बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? 1856 में जो हिंदू विवाह कानून पास हुआ था, उसको सम्मत बनाने में किसकी भूमिका थी? जैसे कि आपको सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था 1829 में हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय ने लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को काफ़ी सहायता दिया था इसके उन्मूलन के लिए, सती प्रथा का। वैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह आपको देख सकते हैं, हिंदू विवाह कानून सम्मत को बनाने के लिए ये किसका सबसे बड़ा योगदान आता है? तो ये विद्यासागर आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका पूरा नाम है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली के जनक कहा जाता है? इन्हें तबला के आविष्कार भी बोला जाता है, ये तबला बजाते थे, हिंदी खड़ी बोली के जनक भी बोला जाता है। तो ये हिंदी खड़ी बोली के जनक इसमें से किसे कहा जाता था, ये आपको बताना है, ये आपके सामने ऑप्शन रहा है। तो हिंदी खड़ी बोली के जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। 9th का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9th का आंसर ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है? जो अष्टदिग्गज है वो बताना है कि इसमें से किस राजा से संबंधित है अष्टदिग्गज, ठीक। तो अष्टदिग्गज जो है ये कृष्णदेव राय से संबंधित है। 8 महान कवियों का ये ग्रुप होता था अष्टदिग्गज, और ये कृष्णदेव राय से संबंधित है, ठीक। अष्ट प्रधान जो था, 8 मंत्रियों का प्रधान जो था, ये आपको शिवाजी से संबंधित था, और नवरत्न तो अकबर से संबंधित है, ये सभी लोग आप जानते होंगे। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। 10 के आंसर माफ कीजिएगा, 10 के आंसर बी हो जाएगा, डी नहीं, कृष्णदेव राय, ये यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ स्थित कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक। तो ये अब बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने इसका करवाया था, ठीक। ये राजस्थान में है, 11 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का, अब देखिएगा कि अधिकतम पसीना तब आता है, काफ़ी तापमान तो होगा ही होगा, लेकिन उस समय क्या होना चाहिए? आर्द्र भी होना चाहिए, ठीक। जलवायु आर्द्र भी होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कि तापमान अधिक हो और वो क्या हो? आर्द्र हो, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है। 12 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि का क्वथनांक, ये सभी स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए। जल का क्वथनांक, ये सभी स्टेटमेंट पढ़कर आपको बताना है कौन सही है। तो जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपको, देखिए, सदैव 100 डिग्री सेल्सियस पर ही नहीं ये उबलने लगता है, ऊंचाई पर जाइएगा तो कम पर ही उबलने लगता है, ठीक। तो ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय दाब। और ऑब्वियसली देखिएगा जो ताप है ना, टेम्परेचर, वो ऑलवेज प्रेशर पर डिपेंड करता है, और प्रेशर टेम्परेचर पर, जहाँ ज़्यादा आपको पृथ्वी पर देखिएगा टेम्परेचर होता है, वहाँ पर कम प्रेशर हो जाता है, और जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा ऑब्वियसली वहाँ पर कम टेम्परेचर होता है, ये अक्सर देखने को मिला है, ठीक। तो 13 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको बी हो जाएगा। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ठीक। ये याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है 78% आपको करीब नाइट्रोजन है, और 20.96 में इसकी लगभग 21% के करीब ऑक्सीजन है, और 0.03% आपको CO2 है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आपको 14 देखिए, निम्नलिखित में किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगधर सबसे लंबी है? यह बताना है कि किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगधर सबसे लंबी है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इसमें से किसका होगा सबसे लंबा। तो ये हो जाएगा आपको औरक्त किरणें में इसकी इंफ्रारेड हो जाएगा, औरक्त किरणें, ठीक। और रात्रि में देखने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। पराबैंगनी किरणें तो सूरज की वो हानिकारक किरणें हैं जो कि शरीर पर डायरेक्ट पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं चर्म रोग जैसा कैंसर पैदा हो सकता है इसकी। और यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत जेनेटिक्स बीमारी भी पौधों और पादपों जंतुओं में ला सकता है। इसी से सुरक्षा करने के लिए जो O3 होता है इसकी ओजोन लेयर है, ये इसको छान लेता है, ठीक। पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आने देता है, O3 ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का सबसे बड़ा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दुश्मन है, ठीक, CFC जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर आधारित मतलब कार्य करता है या आधारित है? द्रव चालित ब्रेक जो है ये किसके नियम पर कार्य करता है या किसके नियम पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये आपको पड़ता है पास्कल के नियम पर। किसके? तो पास्कल के नियम पर आधारित है, ठीक, द्रव चालित ब्रेक, ठीक। ये याद रखिएगा। 15 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछे तो आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब या बनी प्रतिबिंब कैसा होता है? अगर समतल दर्पण द्वारा कोई समतल में इसकी आप समझ सकते हैं ना, समतल दर्पण,
तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये तो सेम साइज का होता ही है, जितना वस्तु उतना, ठीक, उतना तो होगा ही होगा। और ये आभासी भी होता है, क्या होता है, आभासी होता है, ठीक। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई दर्पण लेते हैं, आपका पूरा शरीर का प्रतिबिंब दिखाई देना है, मतलब कि वो दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए, तो आपके शरीर की आधी होनी चाहिए, तभी आपका पूरा शरीर उस दर्पण में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, दर्पण दे रहा है, ठीक, लेंस नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण कौन सा होगा, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण में आपको अवतल दर्पण हो जाएगा, और यहाँ पर याद रखिएगा अगर लेंस में पूछे तो उत्तल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है। बहुत हानिकारक गैस है, जो कि आपको, जो एसिड रेन है इसमें बहुत बड़ा भूमिका ये निभाता है इसकी अम्लीय वर्षा में। तो ये ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है, विषैली गैस है, ये कौन सी गैस है, ये हो जाएगा आपको हाइड्रोजन, सर नहीं माफ कीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसके आंसर डी हो जाएगा। ये आपको ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे ये काफ़ी मात्रा में गैस निकलती है, ठीक। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाइड्रोजन तो मान लीजिए, हाइड्रोजन तो पूरे यूनिवर्स में ही सबसे ज़्यादा है। अगर पूछे कि पूरे यूनिवर्स में या पूरे आपको ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है, तो हाइड्रोजन, और ये हल्का भी होता है। और ये याद रखिएगा, सूरज में भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। सूरज की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये जो हाइड्रोजन है, ये संलयन कर हीलियम बनता है, इसकी नाभिकीय संलयन ही मुख्य रूप से, तो हाइड्रोजन ही आपको 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनता है, तो ऊर्जा का स्रोत है। नाइट्रोजन, हमारे जो पृथ्वी का वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। और क्लोरीन का इस्तेमाल तो आप जान ही लोग रहे होंगे, क्लोरीन का इस्तेमाल आपको ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, क्लोरीनीकरण में किया जाता है, इसकी पानी में स्थित जीवाणुओं को मारने के लिए खतरनाक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, लोहे के वस्तुओं में जंग लगना कौन सी आपका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे के वस्तुओं में जंग लगना एक आपको रासायनिक परिवर्तन है, ये याद रखिएगा। और लोहे के वस्तुओं में जंग क्यों लगता है, तो आप पानी वाले जगह पर ज़्यादातर लोहा फेंक देते होंगे, तो उसमें आपको जंग लग जाता है, इसकी आपको नमी के कारण आपको जंग लगता है। और इसमें क्या हो जाता है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। 19 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। हीरा बहुत ही कठोर होता है, ठीक, चतुष्फलकीय इसका होता है आकार। तो रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है ये आपको बताना है। तो रासायनिक तौर पर जो हीरा होता है ये किसका आपको अप्रूव होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपको शुद्ध कार्बन होता है, और ये आपको कार्बन का या ग्रेफाइट का अप्रूव होता है, ये याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 20 के आंसर बी। बक मिस्टर फ्लोरीन हुआ, आपको हीरा हुआ, ये ग्रेफाइट हुआ, ये एक दूसरे के सभी अप्रूव है, ठीक। तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। शुद्ध कार्बन होता है हीरा, ये भी याद रखिएगा, बहुत कठोर होता है हीरा। और हीरा में जो चमक होता है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, इसकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। अभी ये फिलहाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है ये 21 जून को मनाया जाता है। ये भारत का ही देन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, तो ये 21 जून को मनाया जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, इसकी दुग्ध प्रोटीन है, इसकी मिल्क प्रोटीन इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा मिल्क प्रोटीन है ये आपको बताना है। तो कैसिन जो है ना, कैसिन ये एक आपको क्या है, मिल्क प्रोटीन है, ठीक, मिल्क प्रोटीन है। और लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक। तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आहार नाल इसकी एलिमेंट्री कनल के किस भाग से प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण में इसकी डिग्रेडेशन होता है। इसके प्रोटीन से अमीनो अम्ल में निम्नीकरण किस भाग से होता है आहार नाल के, ये आपको बताना है, ठीक। आपके सामने ऑप्शन है। तो ये होता है आपको छोटी आंत से, नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन ये बहुत ही लंबा होता है, बड़ा होता है, ठीक, लगभग 6-7 मीटर होता है। तो ये छोटी आंत से आपको याद रखिएगा। ये इसी में आपको क्या होता है कि प्रोटीन से अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का आपको नाम बताना है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, ठीक, ये आपके सामने है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ट्राम्बो का ही एक परमाणु रिएक्टर है, अप्सरा। अप्सरा भारत का ये आपको सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है, ठीक, या प्रथम परमाणु रिएक्टर। 24 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स कि जंक ईमेल जो पुराना ईमेल हो उसको वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कौन सा शब्द हो जाएगा आपको याद रखिएगा। आप ईमेल खोलते हैं तो उसमें जाकर देखते भी है, पुराना आपको मेल जो भी आता है, इसका नाम है स्पैम, SP
AM लिखा रहता है, आपको देखिएगा मेल के इधर वाला बॉक्स में जाइएगा तो इधर स्पैम कर लिखा रहता है, ठीक। उसमें पुराने मेल भी देख सकते हैं। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? कि कहने का मतलब कि हार्मोन से होने वाली कौन सी बीमारी है, इनमें से कौन सी हार्मोनल बीमारी है ये आपको बताना है, ठीक। तो इसमें से देखिएगा हार्मोनल बीमारी, जो हार्मोन का घेंघा जो होता है ना, घेंघा प्रोटीन की कमी के कारण होता है, घेंघा जो होता है ये आपको हार्मोनल बीमारी है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हार्मोन मतलब कि हार्मोन की कमी के कारण ही, हार्मोन जो आपको थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसी के कारण तो घेंघा रोग होता है। तो 26 का आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कितनी यमयोन्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा निर्धारित की जाती है? तो कितनी यमयोन्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा हो या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हम इसके डेट लाइन हो, ये सभी आपको देशांतर से ही निर्धारित किए जाते हैं। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं ये भी सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो पृथ्वी के जो ये लंबा ऐसे आपको जो रेखा खींचा होता है ना, अब सिंपल से मैं बता रहा हूँ, ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री कर खींचा रहता है, बस ऐसे ही जो ये आपको देशांतर रेखा होता है। और जो ऐसे आपको ऐसे वाला रेखा होता है पृथ्वी पर ऐसे ऐसे, तो वो होता है आपको अक्षांश रेखा, ठीक। और जो ये आपको 0 डिग्री आपको देशांतर रेखा है जो पृथ्वी के ऐसे आपको ग्रेट ब्रिटेन लंदन से बीचों बीच पार होता है, इसे बोला जाता है समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक। कितनी अभ्यंतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा निर्धारित की जाती है? ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा ये 0 डिग्री होगा, जिसमें इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। कितनी अभ्यंतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा निर्धारित की जाती है, ठीक। यहाँ पर 0 डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री ही, क्योंकि 0 डिग्री के आगे ही साढ़े आपको देखिएगा 82 डिग्री भारत के आपको अभ्यंतर रेखा गुजरता है, ठीक, जो कि ग्रेट ब्रिटेन लंदन से आपको 5.5 घंटा आगे पड़ता है। तो ये आपको देखिएगा ये अब भारत के से गुजरता है, ठीक। हमारा कौन सा है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है 82.5 डिग्री जो भी अंतर रेखा है, ठीक। और जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा निर्धारित की जाती है ये आपको निर्धारित की जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा के साथ है। और अंतर्राष्ट्रीय जो आपको डेट लाइन अगर यहाँ पर देखें, इसकी यहाँ पर समय नहीं दे, डेट दे दे इसकी दिनांक रेखा, तो वो 180 डिग्री के साथ आपको निर्धारित की जाती है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ पर 0 डिग्री बना लीजिएगा आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से किस स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन है? निम्न में से किस स्थान पर परमाणु शक्ति स्टेशन है ये आपको बताना है। तो ये सभी लोग आप जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु स्टेशन है, ठीक, शक्ति स्टेशन। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 28 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला या अलग करने वाला पर्वत कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूराल पर्वत। कौन सा नाम है? यूराल पर्वत नाम है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आराम से आप लगा लीजिएगा, पुराना पर्वत है यूराल पर्वत। और ये भी याद रखिएगा, एशिया और यूरोप के जो सम्मिलित क्षेत्र हैं वो आपको घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिसे स्टेपी घास के मैदान बोला जाता है, स्टेपीज। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसकी खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किया था माइकल फैराडे ने। बहुत बीबीआई क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, ठीक, माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो हिडकल परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है ये आपके सामने है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना है ये आपको घंटप्रभा नदी पर स्थित है, घंटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है। 31 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, हम लोग का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसका रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। इसके रचयिता कौन है? तो ये थे आपको टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार उन्हीं के साहित्य आपको गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ही, ठीक। और ये जो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इनके एक बुक था आनंद मठ, उसी में इसके बारे में जिक्र है, तो आनंद मठ से, ठीक। तो ये आपको 32 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? तो ये लिया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आराम से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन है कि सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर है। कौन है? सुनील गावस्कर, क्रिकेटर, ठीक। 33 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, काले छिद्र जिसे ब्लैक होल भी कहा जाता है का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया? ब्लैक होल में कोई भी चीज़ आपको समाहित हो सकता है कि कोई भी चीज़ उसमें लुप्त हो जाता है, ठीक। तो ब्लैक होल या ब्लैक होल के सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया या प्रतिपादित किया गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, तो ये हो जाएगा एस चंद्रशेखर द्वारा।
एस चंद्रशेखर भारतीय थे, इनके द्वारा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। द लास्ट सफर ये आपको चित्रकारी है, एक चित्र का नाम है, ठीक, या मोनालिसा भी एक चित्रकारी है। तो द लास्ट सफर जो है एक प्रसिद्ध रेनेसेंस चित्रकारी किसकी कृति है, ये आपको बताना है, ठीक। ये है आपको लियोनार्डो दा विंची की, लियोनार्डो दा विंची, ठीक। मोनालिसा भी इनका ही चित्रकारी है। 35 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रूस की संसद का नाम क्या है। जो रूस है ये विश्व के सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन होता है, तो वो होता है चीन, और उसके बाद स्थान आता है भारत का। तो यहाँ पर रूस के संसद का क्या नाम है, जैसे हमारा पार्लियामेंट का नाम संसद ही है, संसद का नाम, ठीक, वैसे ही रूस के संसद के क्या नाम है, ठीक। तो रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है, ड्यूमा, ठीक। तो ए हो जाएगा इसके आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप होता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो देश भी है एक, तो वो हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये 7 महाद्वीपों में विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक। और विश्व का ऐसा महाद्वीप जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका। ये आपको बर्फ से ढका रहता है, ये दक्षिण में देखिएगा यहाँ स्थित है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला भी पूछ सकता है, जनसंख्या वाला भी पूछ सकता है बड़ा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो वानखेड़े स्टेडियम जो स्थित है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ है, मुंबई। और मुंबई को भारत के आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, ठीक, क्योंकि आरबीआई का देखिएगा, एसबीआई के देखिएगा, बहुत से बैंकों का या स्टॉक एक्सचेंज जो है सबका मुख्यालय मुंबई में ही पड़ता है, ठीक। 38 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। जो अष्टांगिक मार्ग है ये किस धर्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो धर्म है ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन, अष्टांगिक मार्ग संबंधित है, ठीक। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। 29 का आंसर बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसमें से कौन, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद को ही सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, ठीक। और यही अनुमोदन पहले करता था योजना आयोग के, कोई भी जो कार्य किया जाता था, अब तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग हो गया है, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष हुए या योजना आयोग के अध्यक्ष हुए, इसके अध्यक्ष या योजना आयोग के अध्यक्ष जो भी हों वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। तो 40 का आंसर डी हो जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन मैंने कराया। कोशिश कीजिएगा कि 30 क्वेश्चन सही करने के लिए। 30 क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।